हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्टअप कर रहे होंगे। तो आपका एग्जाम जो है बच्चों, जो कि एनटीए की डेट शीट आ चुकी है। तो 26 जून को है, इवनिंग शिफ्ट में। तो आपके एग्जाम के जो है काफ़ी कम टाइम बचा है आपके पास। अभी 8 तारीख हो गई है, तो 26 को है। तो हमारे मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं हमारे पास। तो हम आज अपना 2013 का प्रैक्टिस सेट पॉलिटिकल साइंस का कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर और पेपर 1 का भी। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। कंपटीशन का मज़ा तभी आता है बच्चों जब कंपटीटर अच्छे होते हैं। ये नहीं कि आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करें और जिसको आप जानते हैं जहाँ ग्रुप में हैं उनको आप शेयर ना करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करो, नॉलेज बढ़ेगी। एक दूसरे से पूछो सवाल, एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर को देखो, जितना आपने थ्योरी पढ़ लिया, अब थ्योरी पढ़ने का टाइम तो गया आपका। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके 2 हफ्ते में 2024 तक के सारे कंप्लीट कोर्स को करा दें, प्रैक्टिस सेट को। ये है कि कई जो ईयर हैं, जैसे 2013 है, 12 था, अभी 14 है, तो इनके प्रैक्टिस सेट ज़्यादा हैं। इसमें जो है मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो आज हमारा 2013 का पेपर का थर्ड प्रैक्टिस सेट है ये। एक इसका 4 लेके फिर 2014 के स्टार्ट कर देंगे। तो हम भी अब आपको डेली डेली डालेंगे प्रैक्टिस सेट। चाहे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम अपना फर्ज अपनी तरफ से पूरा रखेंगे। हम हमारी तरफ से आपको कंटेंट में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रकार के तत्व होते हैं? तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। तो ऐसा कौन बोलते हैं? लियो स्टार्स, जीएच सेबाइन, डगनिंग या एबेस्टिन। तो बच्चों, जो राजनीति सिद्धांत के 3 प्रकार बताते हैं वो जीएच सेबाइन बताते हैं। जीएच सेबाइन कहते हैं कि राजनीति 3 प्रकार की होती है: तथ्यात्मक, अनियमितात्मक और मूल्यात्मक। सेबाइन जो है वो इसको मानते थे कि जो राजनीतिक सिद्धांत का जन्म हुआ है वो सामाजिक और राजनीतिक संकटों के गर्भ से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चलाया गया है? कि राजनीतिक सिद्धांत जो है डॉग हाउस में चलाया गया है। तो स्टन, लॉसलेट, आर ए हडल या राइमर। तो ये बोलते हैं राइमर। राइमर बोलते हैं कि 1950 के दशक में जो राजनीतिक सिद्धांत थे वो डॉग हाउस में चलाए गए थे। यानी ये उनका मानना था ऐसा, कि जो व्यवस्था थी उस समय की राजनीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं? या जिस तरह आप अपने कोट उतार देते हो उस तरह आप अपने मूल्यों को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा कौन बोलते हैं? पीटर लॉसलेट या इसिया बर्लिन, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाहल। तो ये बोलते हैं बच्चों डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन कहते हैं कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट को उतार देते हैं। और ईस्टन का मानना था कि जो मूल्य होते हैं वो आधारशील होते हैं किसी भी नॉलेज के, ज्ञान के। यानी आप कुछ भी बनेंगे तो आपके जो नैतिक मूल्य हैं, अपने पर्सनल कुछ आप लो रखते हैं कि हाँ, जीवन में मुझे ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, तो वो सबसे मेन होता है। आप उनको कभी मत छोड़ें, क्योंकि उन्हीं के बेस पर आपकी नॉलेज की जो है इमारत खड़ी होगी। ऐसा डेविड ईस्टन का मानना था। और व्यवहारवाद में जो है संशोधन करते हुए उन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीति के पुनरुत्थान से है? तो पुनरुत्थान की बात कौन करते हैं? डेविड ईस्ट या वेगोलिन, एल्फ्रेड कोबेन या लॉसलेट। तो जो वोगेलिन है, वोगेलिन जो है पश्चिमी परंपरावादी जो राजनीति सिद्धांत थी उसके विचारक थे। और उन्होंने ही जो है वो जो अनुभव मूल्य थे उनके मूल्यों को महत्वता दी। और उनको नकारते हुए परंपरागत जो राजनीति थी उसके सिद्धांत को उन्होंने दोबारा से उसमें पुनरुत्थान किया, उसमें और उसमें जो बदलाव किए उनके सुधार करके उसको पुनरुत्थान से चलाया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। हाँ, अब थोड़ा ठीक है, दिख रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सा वक्तव्य गलत है? तो गलत वक्तव्य बताना है। तो उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो न तो कृषिदास है और न ही दास है। उदारवाद जो है। फिर कहते हैं कि उदारवाद पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया है। राइट है ये। शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में विभिन्नताएं होती हैं। बाजार विरोधियों की नीतियों नैतिक कमियों, बाजार समर्थकों को भी नैतिक कमियां हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये उदारवाद नहीं है। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। डी आंसर जो है, डी ऑप्शन जो है गलत है वाक्य। नेक्स्ट है, किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कॉर्डमैन तथा जॉन ब्राइट, जॉन लॉक तथा जेएस मिल, या बर्लिन तथा मैकफर्नस। तो रिचर्ड कॉर्डमैन और जॉन ब्राइट के विचार जो है कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के लिए संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, डैनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। क्या कहते हैं कि डैनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। कारण क्या देते हैं, यह किसी की एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है। अंत तो हो चुका है, बट ये नहीं है कि और किसी की विचारधारा को अभी अंत करने के लिए हो। तो सी आंसर राइट लगा देंगे हम यहाँ पे। विचारधारा के अंत क्या होते हैं? तो जो सिद्धांत होते हैं ना, तो उनके समर्थक में रॉबर्ट डैनियल बेल और रॉबर्ट लाइन जो है, वो अमेरिकी जो विचारक थे, उनके विचार को महत्वपूर्णता देते हैं। नेक्स्ट है, यह किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चरनेस, स्ट्रक्चर्स तथा एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का एक तरीका है? तो टॉलकोट पार्सन, एंथोनियो गिट्से, रॉबर्ट रिस्बेट, या मिशेल फौकल्ट। तो एंथोनी गिड्सन जो कह देते हैं, वो ये सुझाव देते हैं कि एक संकल्पना के रूप में जो है स्ट्रक्चरनेस, स्ट्रक्चर तथा एक्टर्स के बीच संबंध विश्लेषण करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से मिलान करना है। सूची एक में राजनीतिक दल है और प्रवर्तक है। तो राजनीतिक दल है विकास सिद्धांत, स्थानीय सिद्धांत, पुनः संलग्नता सिद्धांत, या परिव्यक्ति सिद्धांत। तो विकास सिद्धांत कौन बात देते हैं, कौन प्रवक्ता है विकास सिद्धांत के? तो जोसेफ ला कोलोम्ब्रा। स्थानिक सिद्धांत की बात करते हैं गिवोमिन स्टार्क का। पुनः संलग्नता की बात करते हैं बोहम एंड सिंडिकेट। और परिव्यक्ति सिद्धांत की बात करते हैं मॉरिस डुअर्स। नेक्स्ट है, निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में संबंधित है। तो निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में किस से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे से, राजनीतिक प्रणाली के कार्य से, वर्ग संघर्ष पर आधारित है, या राज्य तथा समाज के बीच अंतर क्रिया विशेषता को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देता है। तो जो निगमवाद है, वो केंद्रीय रूप में जो है राज्य तथा समाज के बीच अंतर विशेषता को प्रभावित करने वाले हितों की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट है, ये वन्नत नहीं उन्नत होगा। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? हंटिंगटन, मिलीबैंड, पुटमैन, या मार्क्यूजे ने। तो उन्नत पूंजीवाद और विकास विकसित समाजवाद के बीच जो है संबंध कौन प्रतिपादित करते हैं? वो करते हैं मार्क्यूज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किस अभिजात सिद्धांतवादी ने यह कहा कि अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता जितना वह जन समूह द्वारा उसके सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है। सॉरी, यानी क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति, अगर आप अपनी सेल्फ की बातें करते हो, अपने सेल्फ के अच्छे गुण हैं आपके, उनसे आप इतने ज्यादा समाज को प्रभावित नहीं कर सकते आप अगर अकेले कुछ अच्छा करोगे, जितना आप और लोगों में, समाज में, जन समूहों में एक अच्छाई की ऊर्जा पैदा करोगे या उनको अच्छा मोटिवेट करोगे। तो पेरेंटो, मिसेल्स, गैसेट या मोस्का। तो गैसेट ने है, गैसेट जो ये बात करते हैं। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं। वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन हैं। तो रॉबर्ट ओवेन ने, कार्ल मार्क्स ने, हेगल ने या जेएस मिल ने। तो स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं। तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहणित किया था? गैलीलियो से, देकार्त से, यूक्लिड से या अरस्तू से? तो होब्स का जो वैज्ञानिक सिद्धांत था बच्चों, उसका आधार क्या था? संपूर्ण दर्शन को उसने अपना आधार माना था और राजनीतिक दर्शन उसके इस संपूर्ण चिंतन का एक अंग था। तो वो जो है गैलीलियो के युग में थे होब्स, तो गैलीलियो से ही उनको अपने सिद्धांत ग्रहण किए थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया? द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, एम के गांधी, एम एन रॉय, अरविंदो या बी आर अम्बेडकर? तो जो एम एन रॉय थे, एम एन रॉय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और फिर गांधी के नेतृत्व में उन्होंने जो है कूट आंदोलन की आलोचना की और कांग्रेस का परित्याग करके उन्होंने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस का गठन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा चित नहीं है? यहाँ पे रचित आएगा, रचित नहीं है। आज थोड़ी प्रॉब्लम, मेरे को थोड़ा फीवर हो गया और थोड़ा जुकाम भी है, तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो फर्स्ट है लाइफ डिवाइन एसेज ऑन द गीता, योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो अरविंदो द्वारा रचित नहीं है पूछा इसने, तो कौन सी नहीं है इसमें से? तो जो योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस है, ये अरविंदो द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं ये अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित करना, चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विरोधी प्रकट किया, भू राजस्व की वसूली के लिए विरुद्ध खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन या एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रकटीकरण। तो सबसे पहले गांधी जी ने इनमें से क्या किया था? तो सबसे पहले गांधी जी जो करते हैं एसोसिएट रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध जो है प्रकटीकरण करते हैं। फिर चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हैं। ये चंपारण वाला कब हुआ था? ये हुआ था बच्चों 1917 में। फिर क्या करते हैं? भू राजस्व आंदोलन में सत्याग्रह आंदोलन खड़ा करते हैं और फिर अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित करते हैं। ये करते हैं 1918 में। तो 4213 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालवंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है? कौन सी एक विकास के लिए शर्त नहीं है? तो संस्थानों की उपलब्धता, चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया,
विकास की अवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना या अन्य सामाजिक अवस्थाओं का समरूपन विकास। तो आलमंड के अनुसार जो है विकास के लिए एक शर्त नहीं है इनमें से, तो वो है विकास की अवस्थाओं में परंपरा परस्पर व्यापी होना। नेक्स्ट है, सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ है? सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन में समय, या सन 1937 में सोवियत संविधान में के एक भाग में रूप में, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो सहकारी संघवाद पद का उदय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। और भारतीय संविधान पत्ति जो है वो सहकारी संविधान के आधार पर ही बनाई गई है। जो मॉरिस जोन्स थे उन्होंने जो सौदेबाजी का संघवाद शब्द इस्तेमाल किया है सहकारी संघवाद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं है? द्विध्रुवीय, तो द्विध्रुवीय जो होती है दल प्रणाली, तो बहु तथा द्विदल प्रणाली दोनों के तत्व, मिलीजुली सरकार, बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन, अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सहमिलन। तो इसमें क्या आता है, जो द्विध्रुवीय दोहरीय जो दल प्रणाली होती है, द्विध्रुवीय ध्रुवीय जो प्रणाली है उसमें आता है बहु तथा द्विदल प्रणाली दोनों के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचन अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? तो एलिनोर ओस्ट्रोम, हार्डिन, कार्ल डाइच, एथोनी डाउस। तो एथोनी डाउस जो थे उनके द्वारा विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचन अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार जो है पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। या राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं होगा, बाकी सारे सकते हैं। तो 1 2 3 राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है मिलान करने के लिए। टाइप है और दबाव समूह है। दबाव समूह के प्रकार हैं और दबाव समूह कौन कौन से हैं। तो संस्थागत दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, गैर सामुदायिक दबाव समूह, या एनोमिक दबाव समूह। तो जो संस्थागत दबाव समूह है यह किस कौन से दबाव समूह है? तो यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ। सामुदायिक दबाव समूह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अखिल भारतीय महासंघ। और गैर सामुदायिक दबाव समूह है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। और एनोमिक दबाव समूह है राजस्थान के गोपालगढ़ में सांप्रदायिक दंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड सिल्स की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही कालक्रम अनुसार लिखना है। तो एडवर्ड सिल्स की जो राजनीतिक लोकतंत्र, संरक्षात्मक लोकतंत्र, अल्पतंत्र तथा का आधुनिकरण, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र या पारंपरिक अल्पतंत्र। तो एडवर्ड सिल्स की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें सबसे पहले क्या आता है? राजनीतिक लोकतंत्र, फिर आता है संरक्षात्मक लोकतंत्र, फिर अल्पतंत्र, फिर सर्वाधिकवादी, और फिर परंपरागत। तो 1 2 3 4 5 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाए? राजनीतिक विकास के अंतर्गत, राजनीतिक आधुनिकरण के, राजनीतिक संस्कृति के, या राजनीतिक अभिजात वर्ग के। तो लिंग की जो राजनीति थी वो राजनीति के सीमांत में संलग्न नहीं रही, और
जो नीति और कानून के निर्माताओं के लिए केंद्रीय सरोकार का विषय बन गई है, तो अब ये उसको राजनीतिक संस्कृति के की अवधारणा में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान में नीचे दिए गए कथन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लोकतंत्र के हित में गांवों को स्वशासन की कला से प्रशिक्षित किया जा सकता है और हमें गांवों में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत से परिचित कराना होगा। यानी कि इसमें कुल मिला के जो लोगों गांव के जो शासन थे, पंचायत थी, उनको डेवलप करने के लिए या उनको स्वयं शासन करने के लिए प्रशिक्षित करने की बात तो कौन करते हैं? तो आनंद शैमन, अयंगर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू। तो जो आनंद संयम अयंकर थे, वो भारत के संविधान सभा में पंचायती राज प्रणाली के समर्थन में ये बातें कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, पूछा बच्चों, जो राज्य के अंदर। तो यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है, कर सकता है। हाई कोर्ट कर सकता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनकी सुनवाई। यह मौलिक अधिकारों के पुनः स्थापन के लिए रीट जारी कर सकता है, कर सकता है। यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता नहीं। वो सिर्फ इंटर स्टेट की बात कर सकता है, अदर स्टेट की बात नहीं कर सकता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। लोकसभा है और अध्यक्ष है। तीसरी, पांचवी, सातवीं और 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछे हैं। तो तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह। पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष जीएस ढिल्लों, बलीराम। सातवीं लोकसभा के अध्यक्ष थे बलराम जाखड़ और 10वीं लोकसभा के थे शिवराज पाटिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण ए मिलीनियन म्यूटिनीज के रूप में वर्णित किया है? तो वी एस न्यायपाल, एम एम ए राव, हकीम अजमल खां, मोहम्मद करीम छागला। तो जो बी एस न्यायपाल थे, इन्होंने जो है 1990 में भारत का अभिलक्षण ए मिलीनियन म्यूटिनेंस के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? तो लॉयड तथा सुसेन रुडोल्फ ने, मुन्नार मिडल ने, रजनी कोठारी या केसी हैगर ने। तो लॉयड तथा सुसेन रुडोल्फ ने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी हैं और उनके उत्पत्ति राज्य हैं कि कहाँ से कौन सी पार्टी निकली है। तो राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल कांग्रेस लोकदल, जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय लोकदल जो है बच्चों, वो कहाँ से आई है? वो यूपी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की। इंडियन नेशनल लोकदल ये हरियाणा से है। जनता दल जो है कर्नाटक से है और राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? तो लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य पॉल ब्रास, जेम्स मैनर, क्रिस्टोफर जेफरलोट या अतुल कोहली। तो जो जेम्स मैनर हैं, वो भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राज्य हैं वह अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या बताई गई है। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन से ना बच्चों एक चीज आप नोट कर ले कि आपको, चलो मैं शाम को डालता हूँ सभी राज्यों के 22, सभी राज्यों की मैं विधानसभा सीट, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट आपको एक पूरी सूची बना के शॉर्ट में कहो तो शॉर्ट में डाल देता हूँ, वीडियो में कहोगे तो वीडियो में डाल दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना किस में डालूँ, शाम तक डालने की कोशिश करता हूँ।
वो आप लोग जरूर याद करके जाना, क्योंकि जो 2024 का जो ऑफलाइन पेपर हुआ था ना, उसमें 5 क्वेश्चन थे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। 5 क्वेश्चन सिर्फ विधानसभा और राज्यसभा सीटों से थे। तो अभी भी बिहार वाला इलेक्शन है, तो उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन पुटअप जरूर होते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो आप लोग एक बार जरूर देख के जाना विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा सीटों के बारे में। 5 क्वेश्चन मायने रखते हैं सिर्फ सीटों से, कि किस में कौन सी सीट है, सबसे ज्यादा सबसे कम सीट किसमें है। यानी विधानसभा की सबसे कम सीट किसमें है, राज्यसभा की इसमें, लोकसभा की इसमें, इन निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे अधिक सीट लेता है, इसमें से किसमें आरक्षित सीटें ज्यादा हैं। तो ऐसे। तो इसमें देखिए आरक्षित सीटों के बारे में बता रखा है। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है 3 सीट, छत्तीसगढ़ में है 4 सीट, और झारखंड में 5 है, और मध्य प्रदेश में 6 सीट है। आरक्षित जनजातियों की सीट पूछी है इन्होंने। एक क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना आंसर करने से पहले, नहीं क्या, कौन सा, ये जरूर ध्यान रखना। गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है। तो कर्मचारियों की भर्ती को, अधिनिर्णय को, या निर्देशन या समन्वय को। तो गुलिक का जो प्रशासनिक प्रक्रिया थी वो पोस्ट कॉर्प था। तो उसमें ये किस चीज को वो नहीं लेता, तो ये इसमें अधिनिर्णय को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल हैं। और एक आपको मैंने शॉर्ट डाले थे दो, जो कि आपकी इन्वायरमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं उनमें। तो आप उनको जरूर देख के जाएं, पेपर 1 से थे, उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक आप पेपर 1 में जो खासकर जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है उसको जरूर अच्छे से करके जाए। व्यक्तिगत हित का सामना हित के अधीन होना है। एक वीक पहले मैं आपको ना थोड़ी स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप लोग जरूर देखें और कमेंट करके बताएं भी आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किस यूनिट में क्या कुछ है। तो उसको एक क्विक रीजन के लिए आपको उसके लिए कुछ देंगे। तो व्यक्ति हित का सामान्य हित के अधीन होना, संविधा के आधार पर नियुक्ति, समूह भावना या इक्विटी। तो हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित जो 14 सिद्धांत थे उनमें से जो सूची में शामिल थे, तो क्या क्या शामिल था। एक तो व्यक्ति हित का सामान्य हित के अधीन होना, एक समूह भावना और इक्विटी। संविधा के आधार पर नियुक्ति नहीं था। तो 1, 3, 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है उसे कहते हैं मुखबिर, परजलर, रेट बस्टर या चिजलर। यानी कि जो चुगली करते हैं, एक दूसरे की कानाफूसी करते हैं, अपने साथ वाले कर्मचारियों की कमियां वहां पे जाके बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको इसमें बोलते हैं मुखबिर। नेक्स्ट है, हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। कोई भी निर्णय जो है वो किसका मिश्रण होता है। एक तथ्य कथन और एक मूल्य कथन का, एक मूल कथन तथा अनेक तथ्य कथनों का, अनेक मूल कथनों और एक तथ्य कथनों का, या अनेक मूल कथनों का और अनेक तथ्य कथनों का। तो हर्बर्ट सिमोन के अनुसार जो मिश्रण है वो क्या होता है। तो कोई भी मिश्रण जो होता है वो एक उसमें एक मूल कथन होता है और बाकी अन्य तथ्य कथन होते हैं। तथ्य कथन आएगा, अन्य तथ्य कथन होते हैं। यानी कि जो मेन बात है वो एक ही होती है, बाकी सब आप एक दूसरे से जोड़ जोड़ कर चलती हैं। तो एक मूल कथन होता है, बाकी अन्य तथ्य कथन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण सुन्नी और रिले ने नहीं किया है। मुनि और रिले आएगा, सुन्नी नहीं होगा। मुनि और रिले, ये टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो रही है आजकल। मुनि और रिले। तो इक्विटी सिद्धांत, प्रबंधन अनुक्रम सिद्धांत, सोपान सिद्धांत या प्रक्रियात्मक सिद्धांत। तो जो संगठन सिद्धांत में मुनि और रिले जो है वो 4 सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। सोपान सिद्धांत का, प्रबंधन सिद्धांत का, प्राकृतिक सिद्धांत का और
समन्वय सिद्धांत का? इक्विटी सिद्धांत का नहीं करते, तो आंसर ए राइट हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? तो पद का उसके पदाधिकारी से अलगाव, नियमों का कठोरता से पालन, संरक्षण द्वारा चयन या अधिकारियों का निश्चित पारिश्रमिक पारिश्रमिक। तो मैक्स वेबर के अनुसार जो है नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है संरक्षण द्वारा चयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो यह अचेतन कार्यवाही है, यह एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिवेश कार्रवाई है, इसमें अंतिम निर्णय तक पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की जरूरत होती है। तो इसमें से कौन सा अंग नहीं है? यह अचेतन कार्रवाई है, यह अचेतन कार्रवाई नहीं है। यह समस्याओं को परिभाषित करती है, यह समस्याओं का विश्लेषण करती है, यह जो वो अन्य विकल्प ढूंढती है, ऑप्शनल ढूंढती है उसके और क्या हो सकते हैं, वो सबसे अच्छे विकल्प को चुनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? तो क्षेत्रकर्मी, सलाहकार स्टाफ, या जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टाफ में कौन आते हैं? स्टाफ में आते हैं जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक के प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं, वो स्टाफ के बंदे होते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वमान्य नहीं है? तो लेखाकरण, भराव, प्रबंधकीय तकनीक, या विषय क्षेत्र और जटिलता। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो है विषय क्षेत्र और जटिलता सर्वसामान्य नहीं है। नेक्स्ट है, प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सही अवधारणा संरचना की बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख होते हैं? तो लोकतंत्रात्मक प्रशासन, एक तंत्रीय प्रशासन, या विकास प्रशासन, या उपरोक्त सभी। तो इसने क्या पूछा बच्चों? इसने पूछा है कि जो अवधारणा संचारण संरचना होती है उसकी बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख होते हैं, यानी सोचते नहीं है, एक्शन लेते हैं। तो कौन लेते हैं? तो विकास प्रशासन। सामान्य तौर पर जो लोक प्रशासन, और खास तौर पर विकास प्रशासन जो लेते हैं राज्य में बढ़ती हुई समस्याओं के खिलाफ, यानी विचार विमर्श न करके एक्शन लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय यह योजना किस वर्ष से के दौरान प्रारंभ हुई? पंचवर्षीय योजना है ये, किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1950, 51, 51, 52, 52, 53, या 53, 54। तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना थी वो 1950, 51 में प्रारंभ हुई थी। और मोदी सरकार ने जो है पंचवर्षीय योजना बंद कर दी है बच्चों, 2017 में बंद हो चुकी है। नेक्स्ट है, बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्वि द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वोल्ट्स के तर्क के आधार किसने ग्रहण किया है? तो स्टैनली हॉफमैन, चार्ल्स किंडेलबर्गर, जॉन मार्शिमायर, या जॉन गर्डिस। तो जो है बहुध्रुवीय बहुध्रुवीय व्यवस्था की जगह द्विध्रुवीय व्यवस्था को अपनाया है, किसके उस पे जो है संबोधित करते हैं केनेथ वोल्ट्स? तो वो करते हैं जॉन मार्शिमायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये सेम एज इट इज एग्जाम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। आप कॉपी पेन साथ लेके बैठें, वीडियो को पॉज करके म्यूट करके, जैसे आपका मन करे, सिर्फ इन क्वेश्चंस के अंदर से आपको थ्रो आउट होना है विद इन टाइम। अपना टाइमर सेट करके कि 1 घंटे के अंदर मेरे को ये पूरी वीडियो या आधे घंटे में, या किस कैसे भी मेरे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, कितने ठीक होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं। रॉन्ग हुआ जो क्वेश्चन उसको एक बार रीड आउट करो, अगर वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है तो उसके बारे में सर्च करो, पढ़ो। और अगर वो आपके अंडर नॉलेज है लेकिन आपको आता नहीं है तो उसको एक बार ध्यान से रीड आउट जरूर करो।
क्योंकि जो अब आपका 2 हफ्ते का टाइम है, इसमें आप थोड़ी मत पढ़ो, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, जो क्वेश्चन है सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करो, उनसे ही आपको 70 से 75% आइडिया हो जाएगा और क्वेश्चन वहीं से क्रैक हो जाएंगे। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? तो संरचनात्मक यथार्थवाद, गणतंत्रीय यथार्थवाद, नव यथार्थवाद या संस्थानिक उत्तर उदारवाद। तो उदारवाद के जो मुख्य बातें होती है बच्चों, वो होती है बल देने पे। तो इसमें एक निरंकुश सत्ता होती है और उसको जो अस्वीकार करने की जगह जो मनुष्य है स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था को स्वीकार करता है। तो इसमें जो है संस्थानिक उदारतावाद के अंतर्गत इसमें रखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है। हथियारों की होड़ राज्य की असुरक्षा को बढ़ाती है, या अस्त्र शस्त्र नियंत्रण का एक समाधान है, या स्थानीय सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो इन्हें सही नहीं पूछा है। तो एक तो ये है कि अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान नहीं है, और ना ही स्थानीय सैन्य बल जो है सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। तो ये दोनों वक्तव्य सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किसके बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? तो राजनीतिक विचारधारा के से आर्थिक उदारतावाद की, पुनः राजनीति से भू अर्थशास्त्र की, या राष्ट्र राज्य से सम्यता राज्य की, या राजनीतिक विचारधारा से सांस्कृतिक और धर्म की। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जो की गई है वो की गई है राजनीतिक विचारधारा से संस्कृत और धर्म की। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है, आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है। कारण, युद्ध अब ताकत मात्र की प्रयोगता नहीं रह गया है, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रयोगता अधिक बन गया है। बातें दोनों ठीक है लेकिन व्याख्या ठीक नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी इंटेलिजेंस जो आज की टेक्नोलॉजी है उसको युद्ध का महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ा देती है। ठीक है, क्योंकि युद्ध अब ताकत मात्र की प्रयोगता नहीं रह गया, बल्कि ये धीरज धरने की, इसमें जो धीरज धरने की बातें कर रहा है और उसमें ये पावर को बढ़ा रहा है। बातें दोनों अपनी जगह ठीक है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। एक ये कथन कारक वाले को ना थोड़ा सा अपनी तरफ से तर्क दे के सोचा करो। आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? आर्थिक उदारतावाद से है, आर्थिक यथार्थवादी से है, वाणिज्यवाद या नव मार्क्सवाद से है। तो आर्थिक वैश्वीकरण जो है, आर्थिक वैश्वीकरण का जो पदानुक्रम की प्रक्रिया है इसका संबंध है नव मार्क्सवाद से। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। विदेश वित्तीय थिंक टैंक है और देश है। तो पनी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, तो ये पनी नहीं आएगा, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट आएगा। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, पनी तो कुछ होता ही नहीं, फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो है वो किससे है? वो टर्की से है। और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस तो ये है भारत से। और कानेगी इंडोमेट जो है यूएसए से। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर भारत स्ट्रेटेजिक स्टडीज ये है, यहाँ पे भारत तो नहीं आना चाहिए भाई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है टर्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम बताइए। हैमरसोल्ड रिपोर्ट, ब्राहिमी रिपोर्ट, राजेश्वर दलाल रिपोर्ट, दायल, कोफी अन्ना रिपोर्ट।
तो पैनल ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान थे, तो इसके रिपोर्ट का नाम था ब्राहिमी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति की शांति बहाली कार्रवाई में कहां पर भारतीय सैन्य टुकड़ियां, सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविल पुलिसकर्मी सेवारत थे? तो पश्चिमी सहारा में, या हिंगोविना में, या बोस्निया में, या उपरोक्त सभी में। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कार्रवाई में जो भारतीय सैनिक कहाँ पर गठित थी? तो ये गठित थी, इन सभी जगह भारतीय सैनिक गठित थे। नेक्स्ट है, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। देश और समस्याएं दी गई हैं। श्रीलंका की समस्या, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो श्रीलंका की क्या है? कच्छ टीबू। पाकिस्तान की क्या है? वुल और बेराज। नेपाल की क्या है? सुस्ता बॉर्डर। और बांग्लादेश की न्यू मुरे आइलैंड। तो ये भी जरूर देख के जाएं एक बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? भारत पाकिस्तान विवाद पूछा इसमें, तो ये एक नहीं होगा, बाकी 3 तो हैं, तो 3 तो आपको वैसे याद हो जाना चाहिए। सियाचिन विवाद, सरकरिक विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, या दागाग्राम विवाद। तो जो दागाग्राम विवाद है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है, पाकिस्तान के मध्य नहीं, तो आंसर डी राइट हो जाए। बाकी तीनों जो है पाकिस्तान के साथ विवाद है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। राज्य और अल्पसंख्यक समुदाय दिए गए हैं। तो म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और लाओस, इसमें जो है अल्पसंख्यक समुदाय के नाम। तो म्यांमार में क्या है? रोहिंगाज। और मलेशिया में तमिल्स। और इंडोनेशिया में हिंदूज। और लाओस में वियतनामीज। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय हैं ये। नेक्स्ट है, अभी हाल में कंबोडिया और वाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ, विवाद का मुद्दा क्या था? तो गैरकानूनी प्रव्रजन, प्रा, प्राचाविहार, एमआरडी बुद्ध, अल्पसंख्यक। तो ये वैसे तो 2013 के अकॉर्डिंग है, बाकी इसका आंसर आएगा प्रचाविहार। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि जे जे रूसो जो है वो जैकोबिन निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है, और उसके कांट एवं हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेत किया है? तो एच जे लॉस्की, बर्लिन, ड्यूगिट, या कार्ल पॉपर। तो जो ड्यूगिट हैं ये इस बात को कहते हैं कि जो रूसो जो है वो जैकोबिन निरंकुश तंत्र और सिरोजनी तानाशाही का जनक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य के से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया है? तो बैंथम, जेम्स मिल, मैक्योवली, या जेएस मिल। जेम्स मिल हो और जेएस मिल, तो ये जेएस मिल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और सूची दी गई है। आर जे बर्टिन, एम सैंडल, एम वाल्जर, या डब्ल्यू मिलिका। तो आर जे बर्टिन कहते हैं दिस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। एम सैंडल जो बात करते हैं वो लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस। और एम वाल्जर जो बात करते हैं वो स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, द डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म। और डब्ल्यू मिलिका कंपेयर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं। तो अभी हमारा ये 2013 सेट कंप्लीट होता है, सेट थर्ड। हम सेट 4 कल करेंगे, और आपको विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की सूची मिल जाएगी। उसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाना, याद करके जाना। और कुछ क्वेश्चन इंडियन फॉरेन पॉलिसी से भी जो मोस्टली रिपीट होते हैं या इम्पोर्टेंट है, वो आज शाम तक या कल सुबह तक आपको डाल दिए जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों अपनी तैयारी को बूस्टअप करो, प्रीवियस ईयर्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने देखो क्वेश्चन कितने बनते हैं, और टाइम लिमिट के साथ सेटअप करके उसको करो।
और यही मौका आपके पास, क्योंकि जून के बाद हो सकता है आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा नेट का। तो अपने जी जान लगा दीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट कीजिए इतनी जी जान से। और बच्चों तक भी चैनल को स्प्रेड किया करो, शेयर किया करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो जो देखते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। एक लाइक बटन दबाने में तो कुछ जाता नहीं। इतने बड़े लेवल पे आप आ चुके हो, इतने बड़े एग्जाम के आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपके कोई पैसे चार्ज थोड़ी हो रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन और लाइक ही तो है, जो हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सपोर्ट आपका भी बनता है। बाकी ये है कि जो ऑनलाइन चैनल है इस पे, यूट्यूब वगैरह है या कोई भी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है, उस पे पढ़ाने वाले जितने कम सीरियस मिलते हैं ना कि, यानी जो अच्छे टीचर जितने कम मिलते हैं, उतने बच्चे भी बहुत कम हो चुके हैं आजकल। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, यानी मजाक मस्ती ज़्यादा चाहिए। कंटेंट प्रैक्टिस सिंसियरिटी या एकाग्रता की बहुत ज़्यादा कमी है कि चुपचाप सिर्फ आप अपना पढ़े, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आप जिस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे, जिस चैनल पे आपने वीडियो को ओपन किया है, वो चीज़ छोड़ के आप अलग सारी चीज़ें देखते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन डालें। किसी भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आपका, टाइम 2-3 हफ्ते बच गया तो जल्दी से जल्दी आपको जो सपोर्ट हो सकता है हमसे, हम आपके लिए वो करेंगे। आप हमें सजेस्ट करें।